विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत का शासन समय माना जाता है 1206 से 1526 ईस्वी तक। और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला था गुलाम वंश, जिसका शासन समय माना जाता है 1206 से 1290 तक। दूसरा है खिलजी वंश, खिलजी वंश का शासन समय माना जाता है 1290 से 1320 तक। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। तीसरा है तुगलक वंश का शासन समय माना जाता है 1320 से 1414 ईस्वी तक। और चौथा है सैयद वंश, और सैयद वंश का शासन समय माना जाता है 1414 से 1451 ईस्वी तक। और लास्ट वाला पांचवा लोदी वंश, और लोदी वंश का शासन समय माना जाता है 1451 से 1526 ईस्वी तक। और सही बच्चे एक बात का ध्यान देंगे, अगर हम व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं तो लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आराम से लिख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन समय माना जाता है 1206 से 1226 तक। कुल दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1220 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, लोदी वंश 1451 से 1526 तक। कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। किसने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश। कारण ये कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। इसलिए दिल्ली सल्तनत को संस्थापक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक और वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को कहा जाता है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुलाम वंश का प्रारंभ होता है 1206 से 1290 तक। अब इसमें प्रमुख राजाओं ने, प्रमुख सुल्तानों ने, प्रमुख बादशाहों ने, प्रमुख लोगों ने शासन किया था। जो पहला आदमी था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन समय माना जाता है 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन समय माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने नौशपुर के बाजार से सर्वप्रथम अजीज कुकी ने खरीदा था और अजीज कुकी से मोहम्मद गौरी ने खरीदा। अर्थात ऐबक एक गुलाम था। गौरी ने अपना ऐसा सेनापति नियुक्त किया और लाहौर में इसने अपना राज्याभिषेक कराया मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं, 1206 में। कहाँ हुई थी मोहम्मद गौरी की मृत्यु? लाहौर में हुई थी और वहीं इसे दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में लाहौर में करवाया।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने दासमुक्त पत्र ऐबक के विधिक उत्तराधिकारी 1208 से 1209 के बीच में प्रदान किया। शमसुद्दीन महमूद ने दास मुक्त पत्र कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित कार्य की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। क्या बनवाया? झोपड़ा बनवाया। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार कार्य शुरू किया और इसकी इच्छा थी कि ये 4 मंजिला इमारत बने, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक की इच्छा पूर्ण हो सके। कुतुबुद्दीन ऐबक बनने से पहले ही मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया, जो तुर्कों द्वारा बनवाई गई भारत में प्रथम मस्जिद कहलाती है। जो तुर्कों द्वारा भारत में बनवाई गई प्रथम मस्जिद कहलाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, क्या खेलते हुए? चौगान खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिरकर हो गया था। पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरकर हो गया, इसे वहीं दफनाया गया। अगला उत्तराधिकारी इसका पुत्र आराम साहब हुआ। आराम से शासन किया, 8 महीने तक शासन किया, किंतु यह योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए वह 8 महीने बाद इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। अगला उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुआ। कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ। इल्तुतमिश ने अपना राजधानी दिल्ली बनाई। क्या बनाई? दिल्ली बनाई। राजधानी क्या बनाई? दिल्ली बनाई। इल्तुतमिश ने से विवाह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के का प्रचलन किया, जो 1:175 ग्रेन का होता था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू किया, जो भूमि पैमाइश की इकाई थी। भूमि पैमाइश की इकाई थी। इल्तुतमिश ने अपने राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध अपनाए। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का गठन किया, जिसे चलीसा या चिहलगानी कहा जाता था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। 1236 ईस्वी में दिल्ली में हो गई। यहीं पे इसे दफनाया गया। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में एक मकबरा बनवाया, जो तुर्कों द्वारा बनवाया गया प्रथम मकबरा था। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां का भारत पे आक्रमण हुआ था। चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ था। चंगेज खां एक मंगोलियन शासक था। किसके शासनकाल में आक्रमण हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। और इल्तुतमिश के शासनकाल में ही तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। कैसा युद्ध हुआ? तृतीय युद्ध हुआ, 1215 में हुआ। इल्तुतमिश की मृत्यु हम बताए कब हो गई? 1236 ईस्वी में दिल्ली में हो गई। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना इसका पुत्र नासिरुद्दीन फिरोज शाह कुछ दिनों तक शासक रहा, किंतु इल्तुतमिश की इच्छा थी कि इसका उत्तराधिकारी बने रजिया सुल्ताना। कौन बने? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना का शासन समय माना जाता है रजिया सुल्ताना का शासन समय माना जाता है 1236 से 1240 ईस्वी के बीच में। किसका माना जाता है? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान थी।
अर्थात दिल्ली पे शासन करने वाली प्रथम महिला सुल्तान, दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान बनी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना का वफादार सेनापति अब्सीनिया निवासी मलिक याकूत था। कौन आदमी था? मलिक याकूत था, जो रजिया का वफादार था। और यह रजिया जब घोड़े पर सवार हुआ करती थी तो यह पेट के पर लेट जाता था और रजिया इसके पीठ पर पैर रखती थी, घोड़े पर उठ बैठ जाती थी। रजिया सुल्ताना के शासनकाल में भटिंडा का शासक अल्तुनिया ने विद्रोह किया, जिसका दमन करने के लिए रजिया निकली, किंतु पराजय के बाद राजनैतिक दृष्टि से रजिया सुल्ताना ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। प्रसिद्ध इतिहासकार कहते हैं कि रजिया के पास शासक के सभी गुण विद्यमान थे, इसका मातृत्व ही, इसका नारित्व ही इसकी अयोग्यता साबित हुई। इसकी साबित हुई रजिया सुल्ताना जब राजनीतिक दृष्टि से विवाह कर लिया तो रजिया सुल्ताना का भाई बराम शाह दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बराम शाह, जब ये बात रजिया सुल्ताना को पता चली तो रजिया सुल्ताना का पंजाब से चली, अब भटिंडा के समक्ष ही पंजाब से चली, कैथल के समीप ही बराम शाह के कुछ डाकुओं ने 13 अक्टूबर सन 1240 को रजिया की हत्या कर दी। क्या कर दिया? रजिया की हत्या कर दी। और रजिया सुल्ताना दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान बनी। रजिया सुल्ताना कोट पैंट पहनकर घोड़े पर सवार होकर दिल्ली के समझ जनता के समक्ष लाल वस्त्र पहनकर जाया करती थी और न्याय दिया करती थी। रजिया सुल्ताना की मृत्यु के बाद बराम शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद का विवाह बलबन ने बड़ी चालाकी से अपनी पुत्री से कर दिया और बलबन की पुत्री ने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर अपने पिता को सुल्तान घोषित किया। तो अगला उत्तराधिकारी होता है बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का अनुकरण किया। बलबन ने नवरोज उत्सव मनाया। नवरोज फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया। बलबन ने चालीसा का अंत किया। कौन आदमी? बलबन ने भू राजस्व का दैवी सिद्धांत का अनुकरण किया। बलबन ने अपने शासनकाल में मद्य निषेध अर्थात जुआ आदि को बंद करा दिया। बलबन भू राजस्व के दैवी सिद्धांत का अनुसरण किया। बरनी के बसाया अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के बसाया अध्याय में बलबन के भू राजस्व सिद्धांत का वर्णन मिलता है। और बलबन लगभग 53 वर्ष की अवस्था में दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन ने अपने पुत्रों का नाम फारसी परंपरा पर आधारित कैकुबाद, उमर्स, खुसरो रखा। कौन आदमी रखा? बलबन ने रखा। अब बलबन का पुत्र कैकुबाद ने किलोखरी महल का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया? किलोखरी महल का निर्माण कराया। और कै उमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, क्योंकि इसका सेनापति था। और बलबन ने दीवान ए अर्ज विभाग का गठन किया। बलबन से कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भारत में लौह एवं रक्त की नीति का अनुकरण किसने किया? बलबन ने किया। भारत में नवरोज उत्सव किसने मनाया? तो बलबन ने मनाया। चालीसा का अंत किसने किया? तो बलबन ने किया। भू राजस्व का दैवी सिद्धांत का अनुकरण किसने किया? तो बलबन ने किया। बलबन एक गुलाम था, इसको खरीदा गया था। और दिल्ली सल्तनत में गुलामों का गुलाम कहा जाता है। सही बच्चे ध्यान देंगे, गुलामों का
गुलामों का गुलाम गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश। अर्थात ये आपका था गुलाम वंश। अब गुलाम वंश के बाद जो दिल्ली सल्तनत में अगर राजवंश आता है उसे कहा जाता है खिलजी वंश। क्या कहा जाता है? खिलजी वंश कहा जाता है। खिलजी वंश का शासन समय माना जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन समय माना जाता है 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश में प्रमुख 3 शासक हुए। पहला हुआ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन हुआ? जलालुद्दीन खिलजी ने कैमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक छज्जू का भारत में विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ था? मलिक छज्जू का भारत में विद्रोह हुआ था। अब जलालुद्दीन खिलजी का शासन समय माना जाता है 1290 से 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीता और इस जीत के उपलक्ष्य में जलालुद्दीन खिलजी ने काला मानिकपुर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। अब गले मिलते समय अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की छुरा घोंपकर हत्या कर दी, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था अलाउद्दीन खिलजी। भतीजा और दामाद दोनों था अलाउद्दीन खिलजी। अगला जो उत्तराधिकारी हुआ खिलजी वंश में उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का शासन समय माना जाता है 1296 से 1316 ईस्वी। कब से कब तक माना जाता है? 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन समय माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित कार्य किए। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन दिया। कैसे वेतन दिया? नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। न ये पुरुष था और न ये स्त्री था, बीच वाला था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर देवगिरी के शासक प्रतापरुद्र को पराजित किया और कोहनूर हीरा प्राप्त किया और लाकर किसे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मेवाड़ के रणथंभौर जिले को जीता। अलाउद्दीन खिलजी ने चरी कर और घरी कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर। भारत में किसे कहा जाता है? तो ध्यान देंगे सभी लोग, द्वितीय सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक मुहम्मद जायसी रहते थे, जिन्होंने पद्मावत पुस्तक की रचना की थी। जायसी रहते थे। और उस समय मेवाड़ के राजा रतन सिंह, उस समय मेवाड़ के राजा कौन? राजा चित्तौड़ के राजा, उस समय मेवाड़ या चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी चल दिया। 7 वर्षों तक लड़ता रहा। लड़ते लड़ते अंतिम में किले की विजय 3 महीने तक घेर डाला रहा किले के बगल। 3 महीने बाद रात में उस किले की दीवार फांद करके कुछ सैनिकों ने घुस करके पद्मावती ने जौहरी प्रथा कर लिया। हालांकि पिक्चर भी बनी है रानी पद्मावती पे। पद्मावत आप देख सकते हैं, दीपिका पादुकोण की है कि नहीं? दीपिका पादुकोण की है। और अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत को जीता था। किसको जीता था? दक्षिण भारत को जीता था। अलाउद्दीन खिलजी को ही कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक कार्य किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने
दीवान दीवान ए रियासत दीवान ए रियासत विभाग का गठन किया। कौन किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी किया था। स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्क्रीनशॉट, ताकि लिखने में समझने में आराम रहेगा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला उत्तराधिकारी हुआ फिरोज शाह खिलजी, और फिरोज शाह खिलजी को नग्न स्त्रियों की संगत पसंद थी। ध्यान देंगे सभी बच्चे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला उत्तराधिकारी हुआ फिरोज शाह खिलजी 1316 से 1320 तक, और यह एक अयोग्य उत्तराधिकारी था। इसे नग्न स्त्रियों की संगत पसंद थी। नासिरुद्दीन महमूद कुरानों की आयतों की नकल करता था, और इसी से जो मिलता था उसे बेच करके अपना जीवन निर्वाह करता था। कौन आदमी? नासिरुद्दीन महमूद, गुलाम वंश का था। अगला जो वंश आता है दिल्ली सल्तनत में आता है तुगलक वंश। अब तुगलक वंश के बारे में कहा जाता है, इसका शासन समय माना जाता है 1320 से 1414 ईस्वी। तुगलक वंश भी उन्हीं तीन राजाओं के बारे में, तीन सुल्तानों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला जो था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में निजामुद्दीन औलिया निवास करते हैं, और निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। और गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया। निर्माण कराया। कौन आदमी? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद अगला उत्तराधिकारी जो हुआ था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का एक विद्वान शासक था। सबसे विद्वान शासक दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक था। इसे कहा जाता है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित कार्य किए। जैसा कि हमने बताया गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद शहर की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 को इब्न बतूता भारत आया था अफ्रीका से, जिसकी पुस्तक का नाम था रेहला। क्या नाम था? रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे हरिहर एवं बुक्का, और विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। क्या राजधानी थी? कई बच्चे ध्यान देंगे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने को भारतीय इतिहास में रक्त पिपासु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त पिपासु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी कार्य किए वो असफल रहे। तो ये बच्चे ध्यान देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक था। इसे खानों का खान कहा गया है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी कार्य किए वो क्या किए? उसके कार्य सब असफल हो गए। जैसे उसने सैनिकों को
सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया। अग्रिम वेतन 1 वर्ष का दिया, अग्रिम वेतन दिया। इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया, दौलताबाद बनाया। असफल रहा। इसने सोने और चांदी की मुद्रा की जगह सोने और चांदी की मुद्रा की जगह तांबे की मुद्रा का प्रचलन किया। सोने और चांदी की मुद्रा की जगह तांबे की मुद्रा का प्रचलन किया। इसने दोआब में कर वृद्धि किया। ये सारे कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के क्या हुए? असफल हुए। बहुत कुछ सोच कर ये सब लगाया। इसने सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन दिया। सोचा अब सैनिक ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे। इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया। सोचा दिल्ली पे सभी आक्रमण कर रहे हैं, ऐसे चले जाएंगे दौलताबाद अर्थात महाराष्ट्र की ओर, तो सेनाओं को आने में या विदेशियों को आने में कठिनाई होगी। इसने सोने चांदी की संरक्षण करने के लिए तांबे के सिक्के जारी किए, मगर किंतु घर घर लोग सिक्के जारी करने लगे, है कि नहीं? अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई। इसी के शासनकाल में दोआब में कर वृद्धि हुई। दोआब में कर वृद्धि तो किया जब राजकोष का भी खाली हो गया, किंतु उस समय अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? 7 सालों का अकाल पड़ गया। इसका किस्मत ही खराब था, है कि नहीं? इसलिए इसे भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? रक्त पिपासु कहा जाता है। अगला जो इसका उत्तराधिकारी हुआ उसे कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक। क्या कहा जाता है? सभी लोग ध्यान देंगे। फिरोज शाह तुगलक। क्या कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक की माता हिंदू थी और पति मलिक रजब, पिता मलिक रजब एक मुस्लिम थे। इसका व्यवहार अपने माता के लिए ज्यादा आकर्षित था। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में 1,80,000 दास रहते थे। सर्वाधिक दास किसके शासन काल में रहते? फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, सिहारपुर, फतेहाबाद नहीं आदि शहरों की स्थापना की। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर क्या लगाया? जजिया कर लगाया। कब लगाया? तो 1369 1369 ईस्वी को लगाया। क्या लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में 1200 बाग लगवाए, जिसमें अंगूर, मेवा, सूखे अंजीर आदि की खेती हुआ करती थी। फिरोज शाह तुगलक ने खैराती अस्पताल बनवाया। खैराती हॉस्पिटल बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारी दफ्तर बनवाया। बेरोजगारी दफ्तर बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने गरीब एवं असहाय महिलाओं के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की। और फिरोज शाह तुगलक ने वही नहरों की मरम्मत करवाई और नहरों पर 1/10 कर लिया करता था। कौन आदमी? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक योग्य सही शासक था, कहने का तात्पर्य है, क्योंकि इसके शासन काल में देखिए जौनपुर, सिहारपुर, बेरोजगारी दफ्तर, दीवाने खैरात, अस्पताल, 1200 बाग लगवाए। इसने ब्राह्मणों का लगवाया था। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया था। कब लगवाया था? 1779 में लगवाया था। और इसने नहरों पर कितना कर लिया? 1/10 कर लिया।
कौन आदमी? फिरोज शाह तुगलक। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि अमीर ए कोही या दीवान ए कोही? दीवान ए कोही, दीवान ए कोही विभाग का गठन किसने किया था? तो दीवान ए कोही विभाग का गठन जो किया था वो था आदमी एम बी टी। कौन आदमी था? एमबीटी। एमबीटी था। एमबीटी माने मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन आदमी था? मोहम्मद बिन तुगलक का दीवाने कोही या अमीर ए कोही कृषि विभाग का गठन किया था। और तुगलक वंश के बाद जो अगला उत्तराधिकारी आता है उसका नाम है खिलजी वंश। तो बच्चे ध्यान देंगे, उसका नाम क्या है? खिलजी वंश। और खिलजी वंश में वही 3 शासक। कितने शासक? 3 शासक। तुगलक वंश के बाद जो शासन समय आता है वो खिलजी वंश नहीं आता, बल्कि वो आता है सैयद वंश। कौन आता है? सैयद वंश। और सैयद वंश का शासन समय माना जाता है 1414 से 1451 ईस्वी। सही बच्चे ध्यान देंगे, 1414 से 1451 ईस्वी तक। अर्थात अभी हमने 3 राजवंशों को पढ़ा। पहला पढ़ा गुलाम वंश, दूसरा पढ़ा खिलजी वंश, तीसरा पढ़ा तुगलक वंश। इसके बाद 2 वंश और बचते हैं, सैयद वंश और लोदी वंश। इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। कब करेंगे? अगले अध्याय में करेंगे। फिर से जाते जाते हम आपको एक बात और बता दे रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन समय माना जाता है 1206 से 1226 तक। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने कार्य किया। पहला गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। अब तक याद हो जाना चाहिए। गुलाम वंश। गुलाम वंश का बाद शासन समय माना जाता है 1206 से 1290 तक। दूसरा खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन समय खिलजी वंश का शासन समय माना जाता है 1290 से 1320। और तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन समय माना जाता है 1320 से 1414 ईस्वी। और उसके बाद अगले अध्याय में जो हम पढ़ेंगे वो 2 पढ़ेंगे। अगला शासन समय माना जाता है सैयद वंश। और सैयद वंश का शासन समय माना जाता है 1414 से 1451 तक। और लास्ट वाला एकदम लोदी वंश। लोदी वंश का शासन समय माना जाता है, बच्चे कमेंट कर भी बताएंगे, लोदी वंश का शासन समय माना जाता है 1451 से 1526 तक। और 1526 में बाबर ने किसको पराजित करके? इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना। किस वंश की स्थापना की? मुगल वंश की स्थापना की। और 1526 में जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। तराइन में 3 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 और पानीपत का भी 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। सही बच्चे, धन्यवाद।